दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 3 जुलाई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार के जहानाबाद, नालंदा, पूर्णिया सहित 20 जिलों में जमीन सर्वे का काम किया जा रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भूमि सर्वे अभियान में 130 नए अंचल जोड़ने के आदेश दिए गए हैं। इससे पहले 90 अंचलों में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। आपको बता दें कि बिहार के पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, बांका, मधेपुरा, खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय, मुंगेर, सुपौल, सहरसा, शेखपुरा, जमुई, जहानाबाद, अरवल और नालंदा में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। अभी जमीन मालिक अपने जमीन का सर्वे जरूर कराएं। खबर के अनुसार सर्वे के काम में तेजी लाने के लिए सरकार ने प्रत्येक शिविर में 20 से 25 राजस्व गांवों में रखने की योजना बनाया है। इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। बारिश और बाढ़ के कारण कुछ जिलों में सर्वे का काम नहीं हो पा रहा है। इस जमीन सर्वे के काम को पूरा करने के लिए गांव में शिविर लगाया जाता है। इस शिविर में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानून गो, अमीन जैसे सर्वेक्षण कर्मी उपस्थित रहते हैं और जमीन का काम करते हैं। इस सर्वे के बाद जीवित रैयत के नाम से खतियान बनाया जाएगा। दोस्तों बिहार में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के इस्तीफे के बाद से बिहार की सियासत में काफी हलचल हो रही है। मदन सहनी ने एक गंभीर कदम उठा लिया जिसकी चर्चाएं हर जगह हो रही है। इसी क्रम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने मदन सहनी को अपना समर्थन भी दे दिया है। दरअसल जीतन राम मांझी ने मदन सहनी की बातों का समर्थन करते हुए कहा है कि सरकार के अधिकारी, मंत्री, विधायक की बात नहीं सुनते हैं। साथ ही उनका कहना था कि वे मदन सहनी की बातों से पूरी तरीके से सहमत हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहा भी था कि विधायकों की इज्जत तभी रहेगी जब अफसर उनकी बातों को सुनेंगे और जनता का काम करेंगे, लेकिन यहां तो अफसर विधायक और मंत्रियों की बातों को नहीं सुनते हैं। साथ ही उनका कहना था कि सरकार के करीब 25% ऐसे अफसर हैं जो जनप्रतिनिधियों की बातों को एकदम नहीं सुनते हैं। आपको बता दूं कि कल मंत्री मदन सहनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका कहना था कि छोटे जातियों के मंत्रियों की कोई इज्जत नहीं है और अब इस्तीफे के अलावा उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि उनके विभाग में केवल अधिकारियों का राज चल रहा है, यानी कि अफसरशाही चल रहा है और अब वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। दोस्तों बिहार में मानसून की दस्तक के बाद लगातार तेज बारिश और वज्रपात का सिलसिला जारी है। यह मौसम विभाग लगभग हर दिन के लिए अलर्ट जारी कर रहा है। इसी कड़ी में बीते रात से ही बिहार के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। इसको देखते हुए बिहार के 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 100 से 150 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो सकती है। साथ ही कुछ जगहों पर 200 मिलीमीटर तक अति भारी बारिश हो सकती है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अलर्ट जारी करके बताया गया है कि एक ट्रफ रेखा बिहार से होकर गुजर रही है। साथ ही बिहार के उत्तर भाग में पूर्वा हवा नमी लेकर आ रही है। इस वजह से बिहार के एक भाग में जहां भारी बारिश हो सकती है, वहीं दक्षिण भाग में अभी 2-3 दिन तक गर्मी और उमस की स्थिति बनी रहेगी। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 100 से 150 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। साथ ही 48 घंटे के दौरान वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। अन्य सभी जिलों के लिए गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में बिहार के उत्तरी भाग और हिमालय की तलहटी से जुड़े जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई है। दोस्तों महिला सशक्तिकरण को लेकर आज तमाम तरह के दावे और बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिलती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। आज भी समाज में कुछ ओछी मानसिकता के लोग हैं जो बेटी को बोझ समझते हैं। किशनगंज में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। बेटी को जन्म देने से नाराज पति और ससुराल वालों द्वारा महिला को प्रताड़ित करके घर से निकाल देने का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब पीड़िता अपने दूध मोहे बच्ची को गोद में लेकर न्याय की गुहार लगाने महिला थाना पहुंची, जहां पीड़िता के लिखित शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यह जानकारी के अनुसार किशनगंज जिला के पुआखाली थाना क्षेत्र के दस्तूर गांव निवासी पीड़िता खुशबू नाज को गांव के ही शादीशुदा युवक अताबुल रहमान ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। यह लंबे प्रेम प्रसंग के बाद दोनों ने शादी कर ली। 1 साल पहले खुशबू ने बेटी को जन्म दिया, लेकिन बेटी के जन्म लेने के साथ ही पति और ससुराल वालों के व्यवहार में परिवर्तित हो गया। यह मामूली बात पर पति मारपीट करने लगा था। वह अक्सर घर से निकालने की धमकी देता था। अंत में उसने उसे घर से
से निकाल दिया। पति ने मायके से उपहार के रूप में मिले 35 भरी चांदी और 2 भरी सोना के जेवरात सहित अन्य कीमती सामान छीन लिया और पीड़िता को छोड़कर अपनी पहली पत्नी नजरा खातून के पास चला गया। जहां खुशबू जब अपने पति से मिलने सौतन के घर पहुंची तो फिर अताबुल रहमान, नजरा खातून आदि ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। जहां पीड़िता के लिखित शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जहां वहीं इस घटना को लेकर ससुराल वाले कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। दोस्तों, बीते कई सालों से पटना के लोग स्मार्ट सिटी का सपना देखते आ रहे हैं। शुरुआत में अच्छा लगने वाला यह सपना अब डरावना दिखने लगा है। जहां पटना स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में लगातार नीचे होता जा रहा है। स्मार्ट सिटी के लिस्ट में शामिल होने के बावजूद भी पटना में आज तक उम्मीद के मुताबिक काम भी नहीं हो पाया है। यह देश की 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में पटना एक बार फिर से फिसल कर 62वें स्थान पर पहुंच गया है। यह साल की शुरुआत में पटना 38वें स्थान पर था, लेकिन स्मार्ट सिटी की योजनाओं का जमीन पर नहीं उतरना अब उसके पिछड़ने की वजह बन चुका है। यह पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड को 100 में से केवल 32.57 अंक मिले हैं। यह 5 अप्रैल को जारी रैंकिंग में पटना 29वें नंबर पर आ गया था, लेकिन 25 जून को जारी किए गए स्मार्ट सिटी अवार्ड के बाद आई रैंकिंग में पटना काफी पिछड़ चुका है। यह 5 अप्रैल को जारी रैंकिंग में भागलपुर 53वें, बिहार शरीफ 54वें और मुजफ्फरपुर 81वें स्थान पर था, लेकिन अब ये शहर भी काफी पिछड़ चुके हैं। यह बिहार शरीफ अब 70वें, भागलपुर 91वें और मुजफ्फरपुर 99वें नंबर पर है। इस रैंकिंग में पटना समेत बिहार के अन्य शहरों के अंदर आई गिरावट के पीछे एक सबसे बड़ी वजह परियोजनाओं का नहीं पूरा होना है। स्मार्ट सिटी के लिए योजनाओं की लंबी चौड़ी घोषणा तो कर दी गई, लेकिन जमीन पर अमल नहीं हो रहा है। दोस्तों, यूपी में धर्मांतरण का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ है कि अब बिहार से भी ऐसी कोशिश की खबर आने लगी है। यह ताजा मामला बिहार के कटिहार जिला का है, जहां एक पत्नी ने अपने पति पर नाबालिग बेटियों को जबरन ईसाई बनाने की कोशिश का आरोप लगाया है। यह महिला का कहना है कि जब सबसे छोटी बेटी की जबरन धर्म परिवर्तन का उसने विरोध किया तो पति ने उसे बुरी तरीके से पीट दिया। यह सोनी नाम की इस महिला का आरोप है कि उसके पति, जेठ, ननद समेत परिवार के कई सदस्य हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना चुके हैं। उसकी 2 नाबालिग बेटियों का भी जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया। जब सबसे छोटी बेटी का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई तो उसने इसका विरोध किया, जिस पर पति ने उसे बुरी तरीके से पीट दिया। यह महिला का कहना है कि वह ब्राह्मण है, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य ईसाई हो गए हैं। चोरी छिपे उसकी बेटियों का भी धर्म परिवर्तन कराया गया। जब उसने विरोध किया तो उसे घर में नजर बंद रखा जाने लगा। इसके बाद उसने भाई को बुलाकर उसके साथ मायके जाने की कोशिश की। महिला का आरोप है कि उसके पति ने उसे घर से उसके जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लेने दिए, यहां तक कि उसका ईमेल भी हैक किया गया। उधर महिला पति ने इन आरोपों का खंडन किया है। मामले की शिकायत अभी तक पुलिस से नहीं की गई है। पुलिस का कहना है कि यदि शिकायत मिलेगी तो इस संबंध में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, बिहार में इन दिनों अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है। यह सासाराम जिले के बाद ताजा मामला छपरा से सामने आया है। यहां बड़े ही धूमधाम से एक अधेड़ की शादी किन्नर से करा दी गई। यह पूरे गांव में मछली चावल का भोज भी दिया गया, लेकिन हैरानी की बात है कि शादी के बाद शाम में किन्नर अधेड़ को छोड़कर घर से ही फरार हो गए। यह मामला छपरा जिले के मांझी प्रखंड का है। यहां बड़ेजा गांव में एक किन्नर और अधेड़ की शादी करा दी गई। यह बताया जा रहा है कि लंबे समय से एक शख्स को शादी के लिए दुल्हन की तलाश थी, लेकिन कोई इससे शादी नहीं कर रहा था। इसलिए गांव के कुछ लड़कों ने किन्नर को राजी करके दोनों की शादी करा दी। किन्नर से जिस व्यक्ति की शादी करा दी गई उसका नाम महावीर बताया जा रहा है। इस घटना के बारे में बड़ेजा गांव के मुखिया राजीव कुमार सिंह ने बताया है कि किन्नर से जिस अधेड़ की शादी कराई गई वह मंदबुद्धि है, यानी कि वह व्यक्ति मंदबुद्धि है। जिस तरीके से अधेड़ के साथ शादी कराई गई वह गलत है। लोगों ने शादी कराकर इस रिश्ते को शर्मसार किया है। इस तरीके से कुछ दिन पहले भी बिहार के रोहतास से ऐसा ही मामला सामने आया था। एक युवक एक किन्नर से लब हो गया था। दिनेश राम का 22 वर्षीय पुत्र गोलू कुमार ने 20 वर्षीय किन्नर नंदनी कुमारी से शादी रचा ली, लेकिन जब इस बात का पता लड़के के घर वालों को हुआ तो जैसे उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। लड़के की मां को जैसे ही इस शादी का पता चला तो वह बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर गई। हालांकि कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने इस रिश्ते को मानने से साफ इनकार कर दिया और बहू को घर से निकाल दिया। दोस्तों, बिहार में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की बहाली के मामले में पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को 3 माह में उचित फैसला लेने को आदेश दिया है। लेने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने बिहार राज्य उर्दू शिक्षक संघ की ओर से दायर अर्जी को निष्पादित करते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट को बताया गया है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की बहाली के लिए बिहार सरकार ने रोजगार एवं सेवा शर्त नियम 2006 का पालन नहीं किया है। इस विषय की पढ़ाई
के लिए शिक्षकों की खाली पदों को भरने के लिए उर्दू विषय को अलग से अधिसूचित नहीं किया गया है। कोर्ट ने अर्जी को निष्पादित करते हुए कहा है कि आवेदक अपनी मांगों को पदाधिकारियों के पास रखें ताकि राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार 3 माह के भीतर अंतिम निर्णय ले सके। दोस्तों, बिहार में बहुत से लोग गाय पालना पसंद करते हैं क्योंकि गाय के दूध को बेचकर उन्हें अच्छी इनकम होती है, आमदनी होती है। जी हां, आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि एक ऐसे नस्ल की गाय के बारे में जिस गाय को बिहार वासी पाल सकते हैं। जी हां, ये गाय रोजाना 80 लीटर दूध देती है। अगर आप दूध के बिजनेस के लिए बिहार में गाय पालना चाहते हैं तो आप गिर गाय का पालन करें। जी हां, क्योंकि इस गाय को भारत के सबसे ज्यादा दुधारू गाय माना जाता है। जी हां, ये गाय एक दिन में 50 से 80 लीटर दूध देती है। जी हां, आपको बता दूं कि ये गाय गुजरात के गिर जंगलों में पाई जाती है, जिसकी वजह से इनका नाम गिर गाय पड़ गया है। बिहार में दूध के बिजनेस के लिए साहिवाल गाय को भी अच्छा माना जाता है क्योंकि यह गाय मुख्य रूप से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यह गाय सालाना 2000 से 3000 लीटर तक दूध देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह गाय एक बार मां बनने के बाद 10 महीने तक दूध देती है, इसीलिए आप इस गाय का पालन कर सकते हैं। बिहार में दूध का बिजनेस शुरू करने वाले लोगों के लिए गिर गाय सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि यह गाय भारत में सबसे ज्यादा दूध देती है। अगर आप 2 से 3 गिर गाय को पालकर बिजनेस करते हैं तो फिर आपको अच्छी इनकम होगी। दोस्तों, बिहार में मानसून आने के बाद से ही जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं कई जिलों में बारिश की वजह से कहर बरप रहा है। कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है तो वहीं कई सड़क पर गड्ढे हो जाने के कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। इसी क्रम में खबर सामने आ रही है कि बिहार और यूपी को जोड़ने वाली सड़क देखते ही देखते धंस गई। सड़क पर इतना बड़ा होल हो गया है कि आवागमन पूरी तरीके से ठप हो चुका है। यह घटना बेतिया में हुई है, जहां के रतुवल से धनहा मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ है। धनहा से लेकर रतुवल तक मुख्य मार्ग में जगह जगह पर काफी बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं। वहीं इस रोड को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण में काफी अनियमितता बढ़ती गई है। यही वजह है कि सड़क शुरू से ही टूटती रही है। हर साल कई लोग इन गड्ढों की वजह से हादसे का शिकार होते हैं। साथ ही उनका कहना है कि बार बार कहने के बावजूद भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, पूर्णिया जिले में पहले ही होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारी से इस बार की तैयारी अलग होगी। इस बार बाढ़ प्रभावित अनुमंडल में सबसे अंतिम चरण में चुनाव कराए जाएंगे। पूर्णिया जिला में इस बार 10 चरणों में पंचायत चुनाव का आयोजन होगा। ये जानकारी जिला अधिकारी राहुल कुमार ने पंचायत चुनाव को लेकर बुधवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में दी है। डीएम राहुल कुमार ने कहा है कि इस बार पंचायत चुनाव ईवीएम के साथ बैलेट पेपर से भी होगा। पंच और सरपंच के चुनाव बैलेट पेपर से ही होने हैं। दोस्तों, पूर्णिया के मरंगा थाना के अंतर्गत कुरियर कंपनी में 25 लाख रुपए की डकैती मामले में आज पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में लाइनर समेत 4 अपराधी को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1 पिस्तौल, 1 देसी कट्टा, 5 कारतूस समेत करीब 1.5 लाख रुपए भी बरामद किया है। एसपी दयाशंकर ने कहा है कि 13 जून को फ्लिपकार्ट कुरियर कंपनी से करीब 25 लाख रुपए की डकैती हुई थी, जिसके बाद आज इसे गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, बिहार में अभी कोरोना की दूसरी लहर थमी ही थी कि बाढ़ ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। इस बीच शादी विवाह का भी सीजन चल रहा है, लेकिन बाढ़ की वजह से लोगों की खुशियों पर भी पानी फिर गया है। शादी विवाह के सीजन में कई ऐसी तस्वीर भी सामने आ रही है जो काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। यह ताजा मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया है, जहां एक दूल्हा शादी करने नाव पर सवार होकर बनगामा पश्चिमी गांव पहुंचा। इस अनोखे बारात का वीडियो अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले में बागमती नदी का जलस्तर उफान पर है, जहां औराई, कटरा एवं गाय घाट प्रखंड के कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। इसी बीच औराई में बाढ़ के पानी में एक बारात नदी के दूसरी ओर फंस गई। ऐसे में इस दूल्हे का सहारा नाव ही बना। ग्रामीणों ने दूल्हे और उसके कुछ रिश्तेदारों को नाव की मदद से बनगामा पश्चिमी गांव पहुंचाया, जिसके बाद यह शादी हो सकी। दोस्तों, बिहार सरकार के मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंच गए हैं। यहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मुकेश सहनी यूपी में पार्टी की लॉन्चिंग को पहुंचे। यूपी विधानसभा चुनाव में 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की उनकी प्लानिंग है। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी बिहार में एनडीए गठबंधन में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी। बिहार में वीआईपी 3 साल पुरानी पार्टी है और अभी उसके 4 एमएलए और 1 एमएलसी हैं।
दोस्तों, अगर आपका स्मार्टफोन कभी भी चोरी हो जाए तो सबसे पहले आपको कुछ जरूरी काम कर लेना चाहिए, जो आपको आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे। इन कामों को आप जितनी जल्दी करेंगे उतना ही आपका कम नुकसान होगा। ऐसी स्थिति किसी के साथ भी आ सकती है कि स्मार्टफोन चोरी हो जाए या फिर खो जाए। अगर कभी भी आपके साथ ऐसा होता है तो फिर घबराइए नहीं। ये जानना जरूरी है कि अगर आपका स्मार्टफोन कभी भी चोरी हो जाए तो फिर सबसे पहले आपको कुछ काम करने हैं। इन कामों को आप जितनी जल्दी करेंगे आपका नुकसान उतना ही कम होगा। हम आज इस जरूरी कामों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो फोन चोरी होने के बाद सबसे पहले अपने सिम को ब्लॉक करवाएं। तुरंत अपने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करें और फिर अपने खोए हुए सिम को ब्लॉक करा दें। सिम ब्लॉक होने से किसी भी प्रकार का ओटीपी चोर के पास तक नहीं पहुंचेगा। फोन चोरी होने के बाद आधार को अपने किसी दूसरे नंबर से लिंक करवाएं। इसके लिए आप नजदीकी आधार केंद्र पर जाएं और वहां अपने आधार को दूसरे फोन नंबर से लिंक करवाएं। चोर के हाथ में आपके आधार की डिटेल्स नहीं लगनी चाहिए। चोर इस डिटेल्स का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी यूपीआई आईडी और बाकी पेमेंट्स ऐप के वॉलेट को डीएक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। जी हां, इसको आप जितनी जल्दी करवाएं आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। अपनी ईमेल आईडी, सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स जो आपके फोन नंबर से लिंक है सभी को डीएक्टिवेट कर दें। ऐसा करने से चोर आपकी किसी भी आईडी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। दोस्तों, देश के 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में फेरबदल होने की संभावना है। यह माना जा रहा है कि इस फेरबदल का साल 2024 में होने वाले आम चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगले 1 या 2 दिन के भीतर कैबिनेट में बदलाव हो सकता है। नए कैबिनेट में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल को जगह मिलने के आसार हैं। इसके साथ ही संभावना है कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति पारसनाथ को भी दिवंगत रामविलास पासवान की जगह मिल सकती है। यह अंग्रेजी समाचार चैनल एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार इस बार कैबिनेट में जनता दल यूनाइटेड भी यानी कि जेडीयू भी शामिल हो सकती है। यह रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को कम से कम 2 मंत्रालय की उम्मीद है। यह कथित तौर पर संतोष कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर और ललन सिंह इस रेस में शामिल है। यह वही बिहार के नेता सुशील कुमार मोदी, महाराष्ट्र से नारायण राणे और बिहार गुजरात के प्रभारी भूपेंद्र यादव को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। दोस्तों, बिहार की सियासत में हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है। जहां बुधवार को गोपालगंज के बैकुंठपुर से पूर्व विधायक मंजीत सिंह ने तेजस्वी यादव से मुलाकात करके राजद में शामिल होने की घोषणा की थी, वहीं महज 24 घंटे में सियासत ने ऐसा रंग दिखाया है कि उन्होंने आरजेडी में शामिल होने का अपना फैसला वापस ले लिया है। बताया गया है कि मंजीत सिंह के जदयू छोड़ने के निर्णय को रोकने के लिए खुद सीएम नीतीश कुमार ने पहल की थी। कभी उनके करीबी नेताओं में रहे मंजीत सिंह विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे, जिस कारण उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया था। लेकिन सीएम नीतीश कुमार किसी भी स्थिति में नहीं चाहते थे कि वह पार्टी छोड़कर जाएं। लिहाजा गुरुवार को दिन भर पटना से गोपालगंज तक मान मनोबल का दौर जारी रहा। खुद पार्टी नेता लेसी सिंह उन्हें मनाने गोपालगंज गई थी, जिनके साथ वे कल शाम पटना लौटे हैं। गुरुवार को पटना आने के बाद मंजीत सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। लगभग 1 घंटे की मुलाकात के बाद मंजीत सिंह एक बार फिर से जदयू में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद मंजीत सिंह ने कहा है कि वे नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू को मजबूत देने के लिए काम करेंगे। मंजीत सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे अभिभावक हैं। दोस्तों, बिहार में क्या कोरोना एनडीए की सरकार को लील जाएगा? सुनने में यह बात भले ही थोड़ी अजीब लगे, लेकिन हालात कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। जेडीयू विधायकों की एक एक करके घटती संख्या ने एनडीए के कुनबे में हरकत मचा दिया है। यह एनडीए विधायकों की संख्या घटकर बहुमत के करीब आती जा रही है। विपक्षी खेमे में इस हालात को लेकर काफी उत्साह है। वही बीजेपी पर ऊपर वाले पर भरोसा है कि ऊपर वाला इंसाफ करेगा। जेडीयू विधायक शशि भूषण हजारी के निधन ने एनडीए कुनबे में हरकत मचा दिया है। कोरोना के कारण अब तक 2 जेडीयू विधायकों का निधन हो चुका है। इससे पहले मेवालाल चौधरी भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। जदयू के लिए यह दोहरा झटका इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ उनके नेताओं की संख्या कम हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ विधायकों की संख्या भी कम हो रही है, जिसका असर सीधे सरकार की स्थिरता पर भी दिखाई दे सकता है। वर्तमान में एनडीए के हालात को लेकर विपक्षी खेमे में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि विधायक या फिर सांसद की घटती संख्या सत्ता पक्ष के लिए चिंता का विषय है। भाजपा जदयू के बीच अंतर विरोध के कारण सरकार जाएगी यानी कि सरकार गिर जाएगी। ऐसे हालात में विधायकों की संख्या कम होने के लगे तो रूलिंग पार्टी के लिए चिंता स्वाभाविक है। वहीं आरजेडी एमएलसी रामबली चंद्रवंशी ने कहा है कि यह सरकार गलत तरीके से सत्ता में आई है, अब अपनी करनी के कारण जाएगी भी, विपक्ष का कोई हाथ नहीं होगा। दरअसल एनडीए के पास विधानसभा में 128 विधायक का बहुमत था। जदयू के 2 विधायकों के निधन से संख्या 126 रह गई। जेडीयू के विधायकों की संख्या विधानसभा में घटकर 44 हो गई, जबकि बीजेपी की 74, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4 और वीआईपी के 4 विधायक
विधायक अभी हैं। विधानसभा में बहुमत और सरकार के लिए जरूरी 122 का आंकड़ा है, जहां अभी एनडीए के पास बहुमत से सिर्फ 6 विधायक ही ज्यादा रह गए हैं। दोस्तों, चीन ने दुनिया की पहली स्काई ट्रेन की शुरुआत की है, जिसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इस ट्रेन की खास बात यह है कि यह हवा में लटक कर चलती है और इसके सभी कोचों में शीशे लगे हुए हैं, जिससे यात्रियों को बाहर के शानदार श्रम्य परिदृश्य देखने को मौका मिलेगा। चीन के सरकारी स्वामित्व वाली सिटीजन न्यूज ने इसका एक वीडियो जारी किया है। नई तकनीक पर आधारित इस ट्रेन सेवा का कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। इसकी खासियत यह है कि यह ना जमीन पर चलेगी और न ही ब्रिज के ट्रैक पर, यानी कि हवा में लटकती हुई आगे बढ़ेगी। इसके शीशे नुमा कोच और स्पीड यात्रियों की पहली पसंद बनेगी, क्योंकि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का लुक एकदम टॉय लुक है और कोच शीशे नुमा होने की वजह से पूरी तरीके से पारदर्शी है। ये ट्रेन बिजली से नहीं बल्कि बैटरी से चलेगी। मेट्रो और बुलेट ट्रेन से अलग इस ट्रेन की विशेषता यह है कि यह पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ने का काम करेगी और साथ में सार्वजनिक परिवहन के रूप में भी इस्तेमाल होगी। दोस्तों, लगातार 2 दिन तक स्थिर रहने के बाद कल शुक्रवार को एक बार फिर से पेट्रोल के दाम में इजाफा हुआ है। हालांकि डीजल की कीमतों में आज कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। 4 प्रमुख महानगरों में पेट्रोल की कीमतों में 40 पैसे प्रति लीटर तक का इजाफा हुआ है। इसके पहले बुधवार और गुरुवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। पेट्रोल डीजल के भाव में उतार चढ़ाव से आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही तेजी के बाद अब आम आदमी पर महंगाई की मार भी और भी पड़ने वाली है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में कई बड़ी कंपनियां फैक्ट्री लगाने जा रही है। इसको लेकर सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ कई तरह के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। खबर के अनुसार विकास आयुक्त आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 99 प्रस्ताव को मंजूरी दी। उसके तहत बिहार में कुल 12,744 करोड़ रुपए का निवेश होगा। साथ ही साथ बिहार में कई तरह की फैक्ट्रियां खुलेगी। आपको बता दूं कि देश की कई बड़ी कंपनियों को सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। मंजूरी के बाद ये कंपनियां बिहार में निवेश करेगी। इससे बिहार के लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा तथा आने वाले दिनों में इनके लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर पिछले 7 महीनों से हजारों किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। जहां सरकार और किसानों के बीच बातचीत भी जनवरी के बाद से बंद है। ऐसे में दोबारा से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान यूनियनों को कृषि कानूनों के जिन बिंदुओं पर आपत्ति है उन बिंदुओं पर भारत सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। दरअसल गुरुवार को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा था कि केंद्र सरकार को किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए। किसान 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और किसानों तथा केंद्र सरकार के बीच डेडलॉक हो चुका है और वे अभी भी वही बैठे हुए हैं। शरद पवार के इसी बयान के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि शरद पवार ने कृषि कानून पर कहा है कि सभी कानून बदलने की आवश्यकता नहीं है। जिन बिंदुओं पर आपत्ति है उन पर विचार करके उन्हें बदला जाना चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मैं उनके व्यक्तित्व का स्वागत करता हूं। केंद्र सरकार आपके द्वारा व्यक्त भाव से सहमत है। हमने 11 बार किसान यूनियन से इस बारे में बातचीत की है। केंद्र सरकार बातचीत से जल्द हल निकालना चाहती है ताकि सभी किसान आंदोलन समाप्त करके अपने अपने घर जाएं और ठीक से खेती करें। दोस्तों, एटीएम से कटे फटे नोट निकलने की शिकायतें काफी आम हैं, लेकिन समस्या काफी गंभीर है। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोगों के लिए एक सिस्टम तैयार किया है जिससे उनकी इस समस्या का हल हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि वह क्या सिस्टम है और आप कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं। तो आपको एटीएम से कोई कटा फटा नोट मिलता है तो फिर सबसे पहले आप उस बैंक से संपर्क करें जिसके एटीएम से ये नोट निकला है। बैंक आपको एक फॉर्म भरने के लिए कहेगा जिसमें आपको थोड़ी सी जानकारियां भी भरनी होगी, जैसे आपने एटीएम से किस तारीख को पैसा निकाला, उस समय क्या था। अगर आपके पास एटीएम से निकली हुई स्लिप है तो साथ में एप्लीकेशन के अटैच कर दें। अगर आपके पास ट्रांजैक्शन की स्लिप नहीं है तो फिर मोबाइल पर आए ट्रांजैक्शन डिटेल्स की जानकारी देनी होगी। यह एप्लीकेशन जमा करते ही बैंक के अधिकारी आपके अकाउंट से डिटेल्स की वेरीफाई करेंगे और सब कुछ सही पाए जाने पर आपसे कटे फटे नोट ले लेंगे और उसके बदले में नए नोट दे देंगे। इस पूरे प्रोसेस में मात्र कुछ ही मिनटों का समय लगता है। आरबीआई के नियमों के अनुसार एटीएम से निकले फटे नोट को सीधे बैंक में लेकर जा सकते हैं और बैंक के कर्मचारी से ये कह सकते हैं कि आपके एटीएम से ये नोट निकला है और आप उसको चेंज कर दें। अगर इस पर भी बैंक आपका नोट नहीं लेता है तो फिर आप दूसरे तरीके भी अपना सकते हैं। रिजर्व बैंक के एक्सचेंज करेंसी नियम 2017 के तहत अगर आपको एटीएम से फटे नोट मिलते हैं तो ये बैंक की जिम्मेवारी होती है कि उस नोट को बदलकर दूसरा नोट दें। इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है और कुछ ही मिनटों का समय लगता है।
दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर चिकित्सा जगत के लोगों को संबोधित किया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डॉक्टर को ईश्वर का रूप कहा जाता है तो ऐसे ही नहीं कहा जाता है। कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनका जीवन किसी संकट में पड़ा होगा, किसी बीमारी या फिर दुर्घटना का शिकार हुआ होगा, या फिर कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि क्या हम किसी हमारे अपने को खो देंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 130 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं देश के सभी डॉक्टर्स का आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह पुण्य करते हुए देश के कई डॉक्टर्स ने अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया है। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जब देश कोरोना से इतनी बड़ी जंग लड़ रही है तो डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत करके लाखों लोगों का जीवन बचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस साल हेल्थ सेक्टर के लिए बजट का आवंटन 2 गुने से भी ज्यादा यानी कि 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक किया गया। नई योजनाओं की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब हम ऐसे क्षेत्र में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की एक क्रेडिट गारंटी स्कीम को लेकर आए हैं जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुकी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM देश के हर कोने में चुनाव लड़ने को तैयार है। इस बीच हैदराबाद के सांसद और पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को कहा कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगी। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को ट्वीट में कहा है कि भारत के मुस्तकबिल को लेकर मजलिस के पास भी एक विजन है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पैगाम को जनता तक पहुंचाएं और यह सिर्फ आवाम का हक है कि वे हमें अपनाएं या फिर ना अपनाएं। दोस्तों, गरीब महिलाओं को मिट्टी के चूल्हे से धुएं से निजात दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। गरीब महिलाओं में उस समय उम्मीद और खुशी थी कि वे अपने रसोई में अब उज्ज्वला की आंच पर रोटी सेकेंगे। इसके साथ ही उन्हें अब मिट्टी के चूल्हे में इस्तेमाल होने वाले जंगली लकड़ी और उपलों यानी कि गोहरी के जहरीले धुओं से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन बदलते वक्त में महंगाई की आंच ने उज्ज्वला योजना के चूल्हे को ठंडा कर दिया है। महंगाई की आग ने किस तरीके से एक बार फिर से गरीबों को वापस मिट्टी के चूल्हे की आंच की ओर मोड़ा है। योजना के शुरुआती दिनों में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम करीब 550 रुपए के आसपास थे। उस वक्त सरकार करीब 250 रुपए सब्सिडी दे रही थी। उस वक्त गरीबों को लगभग 300 रुपए का सिलेंडर मिल रहा था। लेकिन 5 साल बाद वर्तमान समय में गैस सिलेंडर का दाम बढ़कर 900,000 रुपए हो गया है, जबकि सब्सिडी घटकर ना के बराबर हो गया है, बिल्कुल भी नहीं। जी हां, अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का सरकार से साफ कहना है कि बदलते वक्त में महंगाई बढ़ी लेकिन नहीं बढ़ी मजदूरी, यही हमारी मजबूरी। LPG वितरक संघ के प्रवक्ता मनीष चौबे ने बताया है कि सिलेंडर के दाम बढ़ने से उज्ज्वला लाभार्थियों के सामने रिफिलिंग का संकट खड़ा हो गया है। यही कारण है कि उज्ज्वला की रिफिलिंग में 60% तक की कमी देखी जा रही है। वही सामान्य उपभोक्ताओं की रिफिलिंग में भी 10% तक की कमी देखी जा रही है। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज जिले में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं। एक बार फिर से बदमाशों द्वारा नाबालिग लड़की से दरिंदगी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले नाबालिग के हाथ पैर बांध दिए, उसके बाद दरिंदगी किया। पीड़िता और उसके परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना गोपालगंज जिला के सिद्धवलिया थाना इलाके की है। जानकारी के अनुसार पीड़िता अपने घर के बगल में स्थित बगीचे में ही बकरी चरा रही थी। इस दौरान वहां पहले से मौजूद 2 युवकों ने उसे पकड़ लिया। आरोपी विकास कुमार बिन और प्रकाश कुमार बिन ने पहले पीड़िता के साथ बदतमीजी की। विरोध करने पर पीड़िता के हाथ पैर बांधे और उसे दरिंदगी किया। आरोपियों ने पीड़िता को शोरगुल करने पर जान से मारने की भी धमकी दी। दोस्तों, लेडी सिंघम के नाम से मशहूर एसपी लिपि सिंह एक बार फिर से चर्चा में है। वे देश के सर्वश्रेष्ठ एसपी की सूची में शामिल हो गई है। यह फेम इंडिया की लिस्ट ऑफ बेस्ट एसपी की सूची में इन्हें शामिल किया गया है, जिसका विरोध शुरू हो गया है। एनसीपी ने आईपीएस लिपि सिंह को बेस्ट एसपी चुनने की निंदा की है। श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजय केसरी ने कहा है कि मुंगेर दुर्गा पूजा फायरिंग मामले में जिन्हें तबादला कर दिया गया था, उन्हें बेस्ट एसपी की सूची में शामिल किया जाना समझ से परे है। पार्टी ने इन्हें सूची से बाहर रखने की फेम इंडिया से अपील भी की है। आपको बता दूं कि 2016 बैच की आईपीएस लिपि सिंह बिहार की रहने वाली है। अभी वह सहरसा की एसपी हैं।
दोस्तों बिहार में पंचायत चुनाव M2 मॉडल ईवीएम से कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में पहले से उपलब्ध M3 मॉडल ईवीएम का पंचायत चुनाव में उपयोग नहीं करने का निर्णय लिया है। आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने बताया है कि ईवीएम से चुनाव कराए जाने के निर्णय के तहत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए M2 मॉडल ईवीएम से ही चुनाव कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग को पहले मेमोरी कार्ड युक्त मल्टी पोस्ट ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने को लेकर अड़ा था। इस ईवीएम में एक साथ सभी 6 पदों पर चुनाव कराए जा सकते थे। इसमें एक चिप को ही चुनाव के बाद निकालने और उसे सील बंद करने की जरूरत होती है। एक कंट्रोल यूनिट के साथ 6 BU को जोड़ा जा सकता है। दोस्तों बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को सचिवालय सभागार में अमानत कोर्स का शुभारंभ किया। यह कोर्स बिहार मुक्त विद्यालय पाठ्यक्रम के अंतर्गत संचालित होगा। यह कोर्स 6 माह का होगा। इसके लिए छात्रों को 1000 रुपए शुल्क देना होगा। यह मुक्त विद्यालय अध्ययन केंद्र के माध्यम से इसमें नामांकन होगा। 6 माह तक कोर्स करने के बाद छात्रों की मांग पर कभी भी परीक्षा आयोजित की जा सकती है। इसके बाद परीक्षा लेकर सफल होने पर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। प्रमाण पत्र मिलने के बाद छात्र सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी के लिए योग्य हो जाएगा। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राज्य में अमीनों की भारी कमी है। इस कोर्स से उस कमी को दूर करने में काफी सहायता मिलेगी। अब अमीन बहाली में योग्य उम्मीदवार मिल सकेंगे। अब तक किसी संस्थान के पास अमानत का कोर्स कराने की सुविधा नहीं थी। उस कमी को पूर्ति करने के लिए विद्यालय संस्थान ने यह पहल की है। दोस्तों बीते महीने लोक जनशक्ति पार्टी के 4 सांसदों के साथ खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के दावा करने वाले पशुपति कुमार पारस के तेवर अब धीरे धीरे नरम पड़ रहे हैं। पशुपति पारस ने जिस वक्त चिराग पासवान के खिलाफ बगावत करते हुए खुद को संसदीय दल का नेता घोषित कराया था और बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे, उस वक्त उन्हें उम्मीद थी कि केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नतीजा अब पारस के तेवर भी पहले से नरम पड़े हैं। पटना पहुंचे पशुपति पारस ने स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी की जयंती मनाने को लेकर कोई विवाद नहीं है। चिराग पासवान भी वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं। दोनों का उद्देश्य एक है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी जाए। आपको बता दें कि 5 जुलाई को पटना में स्थित प्रदेश LJP कार्यालय में स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती पारस खेमे की तरफ मनाई जाएगी। वही दूसरी तरफ चिराग पासवान पारस के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में अपने पिता की जयंती मनाएंगे। हाजीपुर की एक दलित बस्ती में चिराग पासवान की तरफ से जयंती का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।